नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल बहुत खास मीटिंग होने वाली है। यह मीटिंग नई दिल्ली में नहीं बल्कि ममता बनर्जी के राज्य बंगाल में होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। बिहार से नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जरूर पहुंच रहे हैं। 2022 खत्म होते होते नई तरीके के पॉलिटिकल समीकरण के कयास लग रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी और बंगाल की दीदी ममता बनर्जी में एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है? सोचिए, जो ममता बनर्जी मोदी के बुलावे पर कई बार दिल्ली नहीं आई, वो प्रधानमंत्री को कोलकाता में होस्ट कर रही हैं। वैसे राहुल गांधी भी चाहते हैं कि अखिलेश यादव उनकी मेजबानी यूपी में करें, लेकिन अखिलेश कहां व्यस्त चल रहे हैं। इस वक्त 2 नहीं बल्कि 4 कैंप खुल गए। इन 4 खेमों में क्या चल रहा है, नरेंद्र मोदी के करीब कौन से नेता हैं और दूर कौन रहना चाहता है, पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। 23 के टेस्ट में क्या मोदी दे पाएंगे अपना बेस्ट? 22 के लिए मोदी गुड थे, क्या 23 और 24 में मोदी बेटर होंगे? मोदी वर्सेस ऑल इन न्यू ईयर, किसको किसको हार का फेयर? 24 में मोदी को कितनी सीटें आ रही हैं? 200, 300 या 400? क्या राहुल की यात्रा से 23 में कोई फर्क पड़ेगा? 24 में माहौल बनेगा? क्या कांग्रेस का अमर अकबर एंटनी प्लान चलेगा? जात के नाम पर वोट पड़ेगा या धर्म वाला फैक्टर हावी रहेगा? या मोदी का चेहरा ही, मोदी का नाम ही सबके ऊपर भारी पड़ेगा? मोदी के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई होगी या दूसरा फ्रंट राहुल का होगा? तीसरा फ्रंट केजरीवाल का होगा? क्या वो ऑल्टरनेट चॉइस बनेंगे? या चौथा फ्रंट अखिलेश, ममता, केसीआर की अगुवाई में बनेगा? एक मोदी को हराने के लिए अलग अलग गुट बन रहे हैं। हर गुट वाले अभी से ही आपस में उठापटक करने लगे हैं। लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। अलग अलग अपनी अपनी पार्टियों का कार्यक्रम होता करते रहे, उसमें क्या दिक्कत है? पिछले 1 साल में हम पंजाब का चुनाव जीते, गोवा में हमारे 2 MLAs बने, गुजरात के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता मिली, 14% वोट शेयर, 5 MLA पहली बार में। 10 साल पुरानी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 23 में 9 राज्यों के चुनाव में मोदी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? 24 के चुनाव में मोदी को कितनी सीटें मिलेंगी? अलग अलग सर्वे के आधार पर एक एक डेटा डिकोड करेंगे। 22 के नतीजों से 23 और 24 का पूरा अंकगणित आपको समझाएंगे। मगर पहले मोदी विरोधी खेमे के न्यू ईयर रेजोल्यूशन का एनालिसिस करते हैं। पहला सैंपल राहुल का है। कांग्रेस के खेमे ने अभी से राहुल को 24 का पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। छा रहे हैं राहुल, 24 में आ रहे हैं राहुल का टेप अभी से बजने लगा है। राहुल के आगे प्रधानमंत्री, पीछे महात्मा वाला टेक्स्ट फिट हो गया है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अभी से यह मानकर बैठ गए हैं कि मोदी जा रहे हैं, राहुल ही आ रहे हैं। मोदी को ओपन चैलेंज दिया जा रहा है, तख्त पलटने का दम भरा जा रहा है। 2009 में 206 सीट जीतने वाली कांग्रेस 14 में 44 पर सिमट गई। 19 में 52 से आगे नहीं बढ़ पाई, यानी 14 में मौका मिला, राहुल फेल हो गए। 19 में मौका मिला, राहुल कुछ नहीं कर पाए। तो क्या 24 में राहुल का स्कोर बदलेगा या वो एक बार फिर हार की हैट्रिक ही लगाएंगे? खड़गे पार्टी चला रहे हैं, मगर राहुल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए भी 24 के लिए राहुल को ही मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बता रहे हैं। अभी से फुल ऑन माहौल बना रहे हैं। न्यू ईयर में मोदी के लिए तैयार की गई नई नई गालियां सुना रहे हैं। तो ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और मोदी जी इस देश को पूरा बर्बाद करके, लोकतंत्र को खत्म करके वो डिक्टेटरशिप के तरफ जाने की कोशिश करेंगे। उनको अगर उसको रोकना है, उसको ठहरा करना है, तो आपकी मदद हमको चाहिए।
अगर आप मदद नहीं करेंगे तो देश में लोकतंत्र खतरे में होगा। तो मोदी साहब आज उस देश के प्रधानमंत्री होकर वहां पर बैठ नहीं सकते थे। अगर आज बैठे हैं तो ये लोकतंत्र हमने जो बचाया है, संविधान हम जो बचाया है, उसके वजह से आप प्रधानमंत्री होकर हर जगह हेलीकॉप्टर में फिर रहे हो, स्पेशल फ्लाइट में फिर रहे हो। अपने पॉलिटिकल करियर के शुरुआती 5 साल में 24 चुनाव हारने वाले राहुल भारत जोड़ने निकले हैं, लेकिन कांग्रेस को बैक टू बैक मिलती हार से यह जरूर लगने लगा है कि 24 में राहुल की यात्रा से वोट नहीं जुड़ेगा। सोशल मीडिया पर आ रहे हैं राहुल गांधी चिपकाने से वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। लाल किले वाली फोटो फिट करके 15 अगस्त 2024 वाला ट्विटर स्टॉर्म लाने से भी वो लोगों का दिल नहीं जीत पाएंगे। जिस पार्टी में अभी भी इतना कंफ्यूजन है कि अध्यक्ष की सुने या गांधी परिवार की सुने, राहुल की माने या खड़गे के इशारों पर चले, वो भला वोटर्स का दिमाग कैसे पढ़ पाएगी। उदाहरण के तौर पर सलमान खुर्शीद को ही ले लीजिए। वो खुलकर कहते हैं कि कांग्रेस तो गांधी परिवार को ही अपना नेता मानती है, खड़गे तो सिर्फ पार्टी चलाने के लिए हैं, इसके आगे कुछ नहीं। कौन है नेता, कौन है नेता बता दो, क्यों खारगे जी के लिए ऐसी बात कहते हो? हमारे नेता कई है ना, मैं भी कुछ नेता हूँ, थोड़ा बहुत छोटा बहुत, तो लेकिन जो मुख्य नेता हमारे हैं वो गांधी परिवार से हैं। खारगे जी हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानित हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि खारगे जी हमारे नेता हैं, राहुल जी नहीं है, तो सही बात नहीं होगी ना। जो खारगे जी का भी नेता है वो हमारा भी नेता है। जी को अध्यक्ष तो सिर्फ काम के लिए बनाया गया है, एक काम करने वाला व्यक्ति चाहिए था। असली नेता तो गांधी परिवार है। इससे बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस की नजर में खड़गे जी सिर्फ एक मुखौटा है, मुख नहीं है। इससे यह भी साफ हो गया कि कांग्रेस एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा लगा के, मास्क लगा के लोगों को धोखा देने का प्रयास करती है। इससे यह भी साफ हो गया कि चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष बनाना हो, यह गांधी परिवार उन्हें प्रधानमंत्री या अध्यक्ष नहीं बनाता है, सिर्फ बनाता है। राहुल के चुनावी बायोडेटा में दिखाने के लिए भले ही कुछ न हो, लेकिन 24 वाला प्रमोशन तो जोर शोर से हो रहा है। राहुल तो बड़े तपस्वी हैं, राहुल तो बड़े तेजस्वी हैं। गूगल पर तपस्वी सर्च करो तो कांग्रेस वालों को आजकल सिर्फ राहुल के ही दर्शन होते हैं। वो तो ये कहने से भी नहीं हिचकिचाते कि राहुल की तुलना भगवान राम से करने में क्या दिक्कत है। सलमान के नाम से तकलीफ है कि राम के नाम से तकलीफ है? ऐसा है, भगवान राम का नाम मैंने लिया है, मैं न ले सकता हूँ। हम जो स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस लिखती है उस पर नहीं चलते। मुझे गर्व है कि मैंने भगवान राम का नाम लिया और मैंने भगवान राम की जीवनी से प्रेरित होकर ये कहा कि जैसे उनका संदेश खड़ाओं से जाता था। आपको क्या लगता है 24 से ठीक पहले मोदी के विरोधियों को राहुल में राम क्यों दिखने लगे हैं? यह कोई संयोग नहीं है, 24 वाला चुनावी प्रयोग है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल का हिंदू अवतार में दिखना, टीका लगाना, आरती करना, भगवा वस्त्र पहनना, जय सिया राम के नारे लगाना, दूसरों से लगवाना, सोशल मीडिया पर फैलाना, सब वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है। इसी स्ट्रेटजी के तहत अचानक सोनिया गांधी के करीबी और कांग्रेस के सीनियर नेता AK एंटनी की एंट्री होती है। वो ऑन कैमरा कहते हैं कि मोदी को हराना है तो कांग्रेस को मुस्लिम वोट के साथ साथ हिंदू वोट भी जोड़ना होगा, मोदी का विजय रथ रोकना होगा। सिर्फ अल्पसंख्यकों तक पहुंचने से काम नहीं चलेगा, देश की बहुसंख्यक जनता से भी संपर्क बनाए रखना होगा। इस देश में बहुसंख्यक जनता हिंदू है, उनको साथ में लेकर चलने से ही मोदी को हराया जा सकता है। इस बात को सभी को समझना होगा। यहाँ मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं, ईसाई चर्च जाते हैं, लेकिन जब कोई हिंदू मंदिर जाता है, माथे पर तिलक चंदन लगाता है, तो ऐसे लोगों पर सॉफ्ट हिंदुत्व का लेबल लगा दिया जाता है। अगर हम लोगों का यही रुख रहा तो ये एक बार फिर मोदी को सत्ता में बैठाने में मददगार साबित हो जाएगा। मोदी से लड़ने के लिए हमें अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। हमें हिंदुओं के साथ भी खड़े होना होगा। कांग्रेस की भी यही नीति है।
कांग्रेस ऐसी न थी, कांग्रेस को ऐसा बनना पड़ रहा है, राम का नाम जपना पड़ रहा है। जानते हैं क्यों? आंकड़े देखिए। 2014 में जिस बीजेपी को 36% हिंदुओं ने वोट दिया, 2019 में उसी बीजेपी को 44% हिंदुओं ने चुना। 19 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के खाते में टोटल 51% हिंदू वोट पड़े। एक पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 19 के ही चुनाव में वोट डालते वक्त वोटर्स ने न पार्टी देखी, न ही अपने इलाके का कैंडिडेट। ऐसे वोटर्स ने प्रधानमंत्री के चेहरे यानी मोदी के नाम पर वोट दिया। राहुल अब इसी स्ट्रैटेजी को 24 में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। खुद को हिंदू हृदय सम्राट साबित कर मोदी के खिलाफ मैदान में उतरना चाहते हैं। आज उनके बयान से साफ हो गई 3 बातें। पहली बात यह कि कांग्रेस मानती है कि मुस्लिम उसके साथ है। दूसरा, कांग्रेस ये मानती है कि हिंदुओं को साथ लेने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ स्वांग रचना पड़ेगा, यानी मंदिर दिखाने जाने का और टीका लगाने का। और तीसरा कि हिंदू उनके लिए सिर्फ वोट है, सत्ता पाने का साधन है। उसके बाद जैसे ही सत्ता आ जाएगी तो फिर हिंदू तालिबान हो जाएगा, हिंदू पाकिस्तान हो जाएगा, हिंदू बोको हराम हो जाएगा और हिंदू आतंकवादी हो जाएगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू हित की उपेक्षा करती है, हिंदू को अपमानित करती है, बहुसंख्यक समाज के लोगों की चिंता नहीं करती है। जो बात उन्होंने कही है, इससे साफ जाहिर हो गया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ सियासत करती है तुष्टीकरण की, कांग्रेस पार्टी सियासत करती है वोट की। 24 के लिए मोदी के विरोधी सिर्फ हिंदुत्व का टेप नहीं बजा रहे, राहुल को बिग प्लेयर बताने के लिए, सीरियस कंटेंडर दिखाने के लिए हर रोज नई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी दे रहे हैं। अब राहुल की जान को खतरा है का नया टेक्स्ट घुमाया जा रहा है। राहुल की सुरक्षा में चूक हुई की बात कहकर मोदी को ही टारगेट किया जा रहा है। सीधे दिल्ली पुलिस जो है केंद्र के उसमें है, और जिस प्रकार से सुरक्षा लेयर बनाने चाहिए थे राहुल जी के चारों तरफ, ये सुरक्षा एजेंसीज का कर्तव्य था, उसको देने में वो फेल रहे हैं। यदि आप राष्ट्रीय नेताओं को आवश्यक सुरक्षा नहीं दे सकते, या तो आपके इरादे में दोष है। राहुल गांधी प्रोटेक्टी हैं, और जो बयान आया है उसमें ये तथ्य सामने आया है कि प्रोटेक्टी को नियमों का, प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। क्या ये सत्य नहीं है? 2020 से अब तक 113 बार जो सुरक्षा एजेंसी का प्रोटोकॉल होता है उसका उल्लंघन राहुल गांधी ने किया। सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ नहीं, और प्रोटोकॉल्स का पालन राहुल गांधी नहीं करते तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2022 के चुनावी मैच की बात करें तो गोवा, मणिपुर, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात मिलाकर मोदी के फेवर में स्कोर 5-0 रहा। आम आदमी पार्टी का स्कोर पंजाब में जीत के साथ 1 रहा। हिमाचल में जीत के साथ कांग्रेस का स्कोर भी 1 ही रहा। इन 7 राज्यों के नतीजों को डिकोड करने से 23 के नतीजों का भी अंदाजा लगाया जा सकता है और 24 का भी अनुमान लगाया जा सकता है। यूपी चुनाव को लेकर जितने भी एग्जिट पोल हुए, लगभग हर पोल में दावा किया गया कि एनडीए को 200 प्लस सीटें मिलेंगी। नतीजा वही आया, 255 सीटों के साथ योगी ने सरकार बनाई। गोवा को लेकर भी सारे एग्जिट पोल्स के अनुमान करीब करीब सही थे। 16 से 22 सीटों का क्लेम किया गया, एनडीए को 20 सीटें मिली। सेम टू सेम यही पैटर्न गुजरात के एग्जिट पोल्स में भी दिखा। हर पोल में 135 प्लस सीटों की बात कही गई। बीजेपी ने सिंगल हैंडेडली 156 सीटें जीत ली। उत्तराखंड के एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी को 35 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया और यहां भी बीजेपी ने 47 सीटें जीती। इन सभी राज्यों में जीत का क्रेडिट मोदी के काम को मिला, मोदी के नाम को मिला, और यह तय मानिए कि मोदी का ही नाम, मोदी का ही काम 23 और 24 में भी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। 23 में 9 राज्यों की जीत मुमकिन हुई तो स्कोर मोदी के फेवर में 9-0 भी हो सकता है और 24 में 400 प्लस का आंकड़ा भी पार हो सकता है। डायरेक्शन क्लियर है, 10-20 सीटें ऊपर हो सकती हैं, लेकिन जीत
कंफर्म दिख रही है। इसीलिए राहुल अभी से वोट जोड़ने बैठ गए हैं, राम राम भी करने लगे हैं और हिंदू मुसलमान वाले स्क्रिप्ट भी पढ़ने लगे हैं। कि भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या है, एक बहुत बड़ा तप है। 3-4 हजार किलोमीटर पैदल चलना ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस यात्रा में भी कुछ ऐसे लोग साथ जोड़ दिए जिनकी इमेज हिंदू विरोधी है, कुछ ऐसे लोग साथ चल दिए जिनकी इमेज हिंदुस्तान के विरोधी है, जो एंटी नेशन है। कि हिंदू जनमानस में ऐसा मैसेज चला गया है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी होती जा रही है। इस मैसेज को ठीक करना है। अब इससे बीजेपी को भी प्रॉब्लम हो रही है और कांग्रेस के उन नेताओं को भी प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है, ये ज्ञान किसने दिया? तो इसका जवाब तो कांग्रेस के जो हेडमास्टर हैं हमारे जयराम रमेश जी वो देंगे, उनसे पूछिएगा, क्योंकि आजकल कांग्रेस को टीचिंग वो ही दे रहे हैं। तो वो ये इसका जवाब तो वो देंगे। तो कुछ नेता ऐसे आ गए जिन्होंने राम का नाम लेना, अगर राम का नाम लेने पर उन्हें सेकुलरिज्म को खतरा पैदा हो गया। तो मैं समझता हूं सेकुलर होने का अर्थ हिंदू धर्म से विमुख होना नहीं है। सेकुलर होने का अर्थ या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हिंदू धर्म के खिलाफ होना नहीं है। ऐसे ही पहले बतेरे लोग चाहते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तिलक क्यों लगाते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम हिंदू धर्मगुरु हैं, क्यों है सारे हिंदू धर्मगुरु बीजेपी के साथ हैं या अकेला हिंदू धर्माचार्य है जो कांग्रेस में है? मुझे तो खुद खेदना चाहते हैं, ऐसे ही राहुल गांधी जी को खेदना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं कुछ लोग। महात्मा गांधी की इस पार्टी को माओवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। महात्मा गांधी की इस पार्टी को, पंडित नेहरू की पार्टी को, इंदिरा गांधी की शहादत और राजीव गांधी के बलिदान से जो पार्टी सशक्त हुई, ताकतवर हुई, उस पार्टी को बर्बाद करने का काम कौन कर रहे हैं? बीजेपी की खूबियों से बीजेपी देश में राज नहीं कर रही है, कांग्रेस के कुछ नेताओं की बेवकूफियों से कर रही है। वो बात दूसरी है कि 17 में यूपी के जिन 2 लड़कों का साथ था, अब वो आपस में ही भिड़ गए हैं। अखिलेश की पार्टी के नेता तो ये तक लिखने लगे हैं कि चाहे जो हो जाए, राहुल को तीसरी बार नेता मानकर विपक्ष आत्महत्या नहीं करेगा। भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल यूपी पहुंचे नहीं। अखिलेश ने पहले ही किनारा कर लिया, न न्योता मिला न इनवाइट। अभी ही शुरू हो चुकी है राहुल अखिलेश की फाइट। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। मोदी विरोधियों की बेचैनी का आलम यह है कि अचानक आरक्षण वाला टेप भी ऑन कर दिया गया है। ओबीसी के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर मोदी के दुश्मनों ने 24 वाला प्लान अभी से एक्टिव कर दिया है। तो क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए यह रिजर्वेशन वाला नया दांव चला गया है? मोदी पर जातिगत हमला किया गया है? लग तो ऐसा ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में है, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। और वो बात मैं दोबारा कहता हूं कि आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना दिखाया था, जो सपने देखे थे, उन अधिकारों को, हक को छीनने का काम ये सरकार लगातार कर रही है। अब सरकार तो हमारी है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर कहा कि हम न्याय देंगे पिछड़ों को, और हमारी अब मांग है, और पहले भी मांग थी, और मैंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि जाति जनगणना समाजवादी सरकार बनने पर की जाएगी और 3 महीने में करके दिखाई जाएगी। तो आज सरकार पीछे क्यों हट रही है? विरोधी दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर 23 और 24 के लिए माहौल बना रहे हैं। लेकिन गुजरात के चुनावी नतीजों का एक आंकड़ा बताता है कि उनके सारे दांव फेल होने वाले हैं। सीएसडीएस लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे से पता चलता है कि 22 के गुजरात चुनाव में ओबीसी, पाटीदार और उच्च जातियों ने बीजेपी को जमकर वोट किया है। सवर्णों का 62%, पाटीदारों का 64%, कोली का 59%, दलितों का 44% और आदिवासियों का 53% वोट बीजेपी को मिला है। यही पैटर्न मोदी के फेवर में 23 और 24 में भी दिख सकता है। इसीलिए मोदी के खिलाफ अलग अलग फ्रंट खुल गए हैं। राहुल अकेले मोदी के सामने खड़े हैं। केजरीवाल खुद को ऑल्टरनेटिव बताकर 24 के सपने देख रहे हैं, जबकि ममता, अखिलेश और केसीआर मिलकर मोदी पर अटैक को रेडी हैं। ये सारे यूनाइटेड फ्रंट के मोर्चे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध में कल एक हिंदू महिला के साथ गैंगरेप के बाद उसका सर काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक ऐसा मुल्क जो पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर है,
वहां कट्टरपंथियों की ऐसी हरकत पूरे पाकिस्तान के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। पाकिस्तान में रोजमर्रा की इंपोर्ट के लिए पैसा नहीं है, गरीबों के लिए रोटियां मुहाल हो गई हैं। भूख और बदहाली से मर रही आवाम पर तालिबानी आतंकी बम बरसा रहे हैं। जुल्म से परेशान बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। और ऐसे हालात में पाकिस्तान के हुक्मरान कहां हैं ये तो पता नहीं, लेकिन उनके गंदे ऑडियोज वीडियोज पाकिस्तान में चारों तरफ तैर रहे हैं। यह है पाकिस्तान और उसका भविष्य। दो 2022 में लड़खड़ाता, बिलबिलाता और करहाता पाकिस्तान, 2023 में समझो काम तमाम। चौपट और डिफॉल्ट अर्थव्यवस्था, रोटी रोटी के लिए तरसती अवाम, तालिबानी आतंकियों का कब्जा, हर सूबे में भड़कता विद्रोह और अलगाववाद, और नेताओं के घटिया चरित्र का पर्दाफाश। ये है पाकिस्तान की सूरत जो आपको 2023 में दिखाई देगी। आगाज 2022 में ही हो चुका है, अंजाम 2023 में पूरा होगा। तुम सो तो नहीं गए? तो जल्दी से आओ वापस। 20 दिसंबर इमरान खान का डर्टी ऑडियो लीक। अब इमरान का डर्टी वीडियो भी लीक। बात वीडियोस तक आ गई है। नए आर्मी चीफ से बात की है कि वीडियो ऑडियो वगैरह ये सिलसिले बंद होने चाहिए। इस वक्त एक से ज़्यादा हाथों में मौजूद है वो वीडियो। ऑडियो वीडियो जो आ रही हैं या आनी है, ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। 6 वीडियोस तो कम से कम मौजूद हैं कुछ लोगों के पास। पाकिस्तान में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। पूरा मुल्क इस धमाके की खबर पाने के लिए सोशल मीडिया पर निगाहें गड़ाए बैठा है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म पर लोग इमरान खान सर्च कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये सरगर्मी बहुत तेज है कि डर्टी ऑडियो की तरह इमरान खान के डर्टी वीडियो भी लीक होने के लिए तैयार हैं। और वीडियो लीक होने से पहले ही सोशल मीडिया पर इश्तिहार नुमा पोस्ट डाले जा रहे हैं, मानो कोई बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली हो और कोई देखने से चूक न जाए। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की डर्टी वीडियो लीक हो चुके हैं। इन डर्टी वीडियो क्लिप्स की तादाद कुल 6 है। फिलहाल ये वीडियो कुछ चुनिंदा लोगों के पास है और किसी भी वक्त ये डर्टी वीडियो सोशल मीडिया में जारी हो सकते हैं। इमरान खान साहब की ऑडियोज तो आई हैं, अब बात वीडियोस तक आ गई है। ऑडियोज के अलावा अब वीडियोस भी मंजर आम पर किसी भी वक्त आने वाली हैं। इस वक्त एक से ज्यादा हाथों में मौजूद हैं वो वीडियोस। इन वीडियोस को अगर आप देखें तो ये शायबा जाता है कि ये सिर्फ एजेंसीज वाली वीडियोस नहीं है। 6 वीडियोस तो कम से कम इस वक्त मौजूद हैं कुछ लोगों के पास। जो उनकी वीडियो है वो किसी पूल में बनी हुई है, अच्छा नहीं वो मंजर देखने के लिए इखलाकी तौर पे जो वो वहाँ पर कर रहे हैं उस पूल में। जिस किस्म की ऑडियोज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं इमरान खान साहब, उस किस्म की वो इन डिटेल वो सब कुछ आपको वैसे मनाजिर देखने को मिलेंगे जो आपने सुना है। फिर एक जो उनकी वीडियो है उसमें उनके साथ कोई खातून नहीं है, कोई नौजवान है, इनमें ऑडियो मौजूद नहीं है। फिर जो एक और वीडियो है मजहबी मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, कई अल्फाज बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। पाकिस्तान को इधर इमरान के डर्टी वीडियो का इंतजार है तो अपनी रूहानी शख्सियत के लिए मशहूर, हमेशा पर्दे में रहने वाली उनकी तीसरी पत्नी बुशारा बीवी की रोमानी गुफ्तगू का ऑडियो लीक मुल्क में धमाका मचा रहा है। मैं आपसे दिन में 10 दफा फोन पे बात करता रहता है, एंड करूँ ना किसी से तो कुछ बोलूं। ये जो लोग आजकल की लड़कियां हैं ये सिर्फ देखने में, चंद महीने बात करने के लिए तो ठीक है,
लेकिन अगर आप इनके साथ वैसे अपनी जिंदगी नहीं, ये 100% सही है, 100%। तो ये कोई मजाक नहीं होता, ये कोई आम चीज नहीं है। नेक बीवी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो आप भी कुछ आरज़ तो कर रहे हैं कि बेहतर हो, हम दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो। मैंने तो बहुत अर्ज तो नहीं की थी, लेकिन एक दफा कोशिश की थी, लेकिन फिर क्या करूं कुछ चीजें ऐसी होती है मैं खुद ही नहीं बोलना चाहती। लेकिन मुझे मैं कभी कभी बहुत ही लोनली फिर फील करता। लेकिन आपने कभी गौर किया कि फिर आप मेरे से इतने दूर क्यों? वो आपने तो मुझे दूर किया हुआ। बुशारा बीवी की ऑडियो की परतें खुलना अभी बाकी है, लेकिन इमरान की पोल पट्टी पहले ही खुल चुकी है। 20 दिसंबर को जब इमरान खान की 3 डर्टी ऑडियो लीक हुए थे, तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकेगा। खुद पाकिस्तान की मीडिया ये दावे कर रही थी कि ऑडियो के बाद अगला नंबर इमरान के डर्टी वीडियो का होगा। हम ये भी सुन रहे हैं, कुछ वीडियोस भी हैं जो सोशल मीडिया पे अभी वायरल नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टिव लोग जो हैं वो उनको देख भी रहे हैं। अगर कोई वीडियोस भी आ गई फर्ज करें, तो फिर बनेगा क्या खान साहब का है। मुझे शर्म आती है, मुझे घिन आती है इस बंदे जिसका नाम इमरान खान है। हुआ भी ठीक यही। 10 दिन बाद पाकिस्तानी पत्रकार असद तूर ने दावा ठोक दिया कि वो खुद ये वीडियो देख चुके हैं और इन वीडियो में इमरान खान की जिंदगी के बेहद आपत्तिजनक पहलू बेनकाब हो रहे हैं। वीडियो लीक को रोकने के लिए इमरान खान और उनके साथी बुरी तरह हाथ पैर मार रहे हैं। कहा जा रहा है कि इमरान के कुछ नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की है और गुजारिश की है कि अब कोई ऑडियो या वीडियो लीक ना किया जाए। आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मैंने नए आर्मी चीफ से बात की है कि वीडियो ऑडियो वगैरह ये सिलसिले बंद होने चाहिए। तो क्या ये समझते हैं इमरान खान साहब को छोड़ें, चलो सदर पाकिस्तान समझते हैं कि सारी चीज़ें ऑडियो वीडियोस जो आ रही हैं या आनी है ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ये वहीं से हो रही है, लिहाजा उन्हीं से बात की गई है, उन्हीं से अश्योरेंस लिए। ये तो एक तरह की अगर उन्होंने भी कहा है हाँ जी वी विल लुक इनटू इट, तो वो भी एडमिशन कर रहे हैं इस बात का कि हाँ ठीक है इधर से लीक हो रहे हैं तो हमको इसको प्लग इन करते हैं। ये तो बहुत बड़ी अहम बात है सर। ये भी मुझे लगता है कि वो कंसीड कर रहे हैं कि जी कोई इदारा नहीं है इसको रोक नहीं पा रहा, FIS को नहीं रोक नहीं पा रही। कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो उनको नए चीफ को रोकने के लिए कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक होते इन्वेस्टिगेशन करे, ISI करे, MI करे, FIA करे, ये एक और चीज़ है कौन लीक कर रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, IP एड्रेस क्या, बला बला। एक होते भाई साहब ये हो रही है, नहीं होनी चाहिए। ये दो डिफरेंट चीजें हैं सर कि अगर उन्होंने जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये कहा कि दे शुड लुक इनटू इट ना। अब इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं मुख्तलिफ अंदाज में कि लुक इनटू इट को आप इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी कर सकते हैं या इसके बारे में कोई तहकीक की जाए कि ये क्यों नहीं रुक पा रहा। सियासी लड़ाई में बात बात पर इस्लाम की दुहाई देने वाले इमरान खान, अपने भाषणों में पैगंबर मोहम्मद की नैतिकता वाली सीख देने वाले इमरान खान, रैलियों के मंचों पर माला जपने वाले इमरान खान, पाकिस्तान को मदीना की तरह बनाने का वादा करने वाले इमरान खान। इसको पता है कि जो इजराइल की और जो हिंदुस्तान की लॉबी वो अमेरिका में सबसे मजबूत है। और दूसरी तरफ ऑडियो लीक वाले इमरान खान। तुम सो तो नहीं गए? तो जल्दी से आओ वापस। वीडियो लीक वाले इमरान खान, लीक रोकने के लिए फौज के आगे गिड़गिड़ाने वाले इमरान खान। मैं समझता हूँ कि ये वीडियोस नहीं आनी चाहिए मंत्री आप। पाकिस्तानी सियासत को बहुत ज़्यादा गदला करेंगी। गो के अब मैं समझता हूँ शायद ये वीडियोस नहीं रुक पाएंगी। अगर अब भी ये वीडियोस ना आई तो मेरे लिए खबर होगी। कुछ वक्त पहले तक फौज को गालियां देने वाले इमरान खान अचानक उसके सामने गिड़गिड़ाने क्यों लगे हैं? क्यों उन्हें लग रहा है कि लीक हुए ऑडियो और आने वाले वीडियो सब फौज ने ही रिकॉर्ड किए हैं और फौज ही लीक कर रही है? पाकिस्तानी फौज और ISI नेताओं को हद में रखने के लिए ये सब करती भी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इमरान के जो वीडियो लीक होने का हल्ला मचा है वो फौज ने नहीं बल्कि उनके अपने ही करीबियों ने रिकॉर्ड किए हैं। ये वीडियोस इमरान खान साहब के करीबी शख्सियत की बनाई हुई वीडियोस हैं। अपने तौर पे एजेंसीज ने भी कोई खान साहब की बनाई होंगी वीडियोस, लेकिन कम से कम इन वीडियोस को अगर आप देखें तो ये शायबा जाता है कि सिर्फ
एजेंसीज वाली वीडियोस नहीं है, वो शायद किसी और लम्हे पर आएंगी। अच्छा, इन वीडियोस में जो हमने अभी आपको बताई हैं, इनमें ऑडियो मौजूद नहीं है। इससे ज़ाहिर होता है कि जिस किसी ने भी वो बनाई है वो भी कि उस टाइम करीबी था और उसने वो बातचीत में मशगूल होगा तो उसने अपनी ऑडियो छुपाने के लिए ऑडियो गायब कर दिया, लेकिन चालाकी से खान साहब को और उस तमाम अमल को फिल्म कर लिया है। इमरान चाहे जितने भी हाथ पैर मार ले, उनके विरोधी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, बात और आगे बढ़ेगी। जाहिर है भुट्टो और शरीफ के सिर पर फौज का हाथ है, जो वो कहेंगे फौज के इशारे पर ही कहेंगे। यानी इमरान के डर्टी वीडियो भी सामने आएंगे, वो जेल भी जाएंगे, थू-थू होगी और परिवार की भी फजीहत होगी। सब कुछ तय हो चुका है। ये सिलेक्टेड लोग सियासी यतीम बन चुके हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि वो साबिक खातून अव्वल के साथ आपके बच्चे फिरे और आप किसी जेल में बंद हो। और हर चीज पे बात हो सकता है, नखरे करेंगे, साजिशें करेंगे, आर्टिकल 6 के हरकत में शामिल होंगे, तो फिर हम जानते हैं कि आपका बंदोबस्त कैसे किया जाता है। आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी से रो रहे हो, अभी से रो रहे हो, अभी तक आपके साथ कुछ हुआ नहीं है। आपने मियां साहब की बेटी को उनके आंखों से के सामने गिरफ्तार किया, अपने सदर जरदारी को तो छोरे सदर जरदारी की बहन को भी गिरफ्तार किया। आपका भी बहन है, आपका भी बेटी है, आपका भी खातून अव्वल ये मौजूद है, अभी तक किसी ने उनको नहीं छेड़ा। इसलिए हम तो सियासी इंतकाम में यकीन नहीं रखते, ना ही हम सियासी इंतकाम कर सकते हैं। मगर अगर आप जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर आप जमहूरी किरदार नहीं अपनाएंगे, पार्लियामान में अपना किरदार नहीं अदा करेंगे, फिर जिन्होंने ये काम करना है हम उनको नहीं रोक सकते। और आपके साथ जो होगा आप तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान डिफॉल्ट की ओर बढ़ रहा है। आटा, दूध, पेट्रोल जैसी जरूरी चीजों के दाम 3/4 आबादी की पहुंच से ऊपर निकल चुके हैं। जरूरी चीजों के आयात के लिए मुल्क के पास सिर्फ 5 दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार बाकी है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी कुर्सी और ऑडियो वीडियो के खेल के अलावा किसी बात की फिक्र नहीं है। मुल्क का क्या हुआ, माशी तौर पर टेक्निकली डिफॉल्ट कर गया, दहशतगर्दी की लपेट में है, आलमी तनाई है, IMF मान नहीं रहा, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, ज़र मुबादला 3-4 हफ्तों का है, डॉलर का हाल देख लें, महंगाई का हाल देख लें, बेरोजगारी का हाल देख लें, गुर्बत का हाल देख लें। लोग शहबाज शरीफ साहब की तरफ मुंह करके कह रहे हैं कि हजूरे वाला 76 रुकनी काबीना वाली सरकार, डिग्गी वाली सरकार, आपके दौर में 3 चीज़ों ने तरक्की की है, महंगाई, डॉलर और आपकी काबीना ने। ये मान लें कि ये खत्म हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, कोई रोड मैप नहीं। इससे पहले कि लुट जाएं, बर्बाद हो जाएं, बहुत देर हो जाए, खुदा के लिए कोई लोगों को लाए जो सिर्फ मुल्क का सोचें। और इस मुल्क को, इस कौम को 125 रुपए आटा मिल रहा है, बिजली का बिल बाहर है और ऊपर से धमाके हो रहे हैं। खुदा के लिए कोई करे, अगर कोई करना चाहता है तो करे। हम इस मुल्क में बहुत सारे एडवेंचर्स कर चुके हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं। मतलब हमने तो एक कारखाना लगाया हुआ है कि यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स करें, लेबोरेटरी बनाई हुई है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में हम पता नहीं 500-600 अरब रुपए लूज करते हैं साल के। और जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात आती है, रिस्ट्रक्चरिंग की बात आती है, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़े हो जाती है, आड़े आ जाती है। पाकिस्तानी आवाम भी ये सच बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि इस्लाम की बीन बजाकर मुल्क चलाने का ढोंग करने वाले नेताओं के भरोसे तो उनकी नाव समझो डूब ही गई। अगर बचना है तो खुद ही कुछ करना होगा। हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? दिल नहीं करता। नहीं, मैं बताती हूँ, जो हम पाकिस्तानी, हम एक सबसे पहले हमारे सरबराह, हमारी जो हुकूमत है बहुत पहुंची चीज है, उनको सिर्फ अपनी जेबें भरने का पता है, आवाम का कुछ नहीं पता है। दीन से हट चुके हैं तो हम तरक्की कैसे करेंगे? हमारी चीजें जो सी है ना वो अंग्रेजों ने अपना ली है।
तो इस वजह से हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। एस्टिमेट निकाला गया कि पाकिस्तान के कितने लोग जो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, तो उसमें से लाइक 55% उस रेशियो निकली कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर रह के कोई रूल्स फॉलो नहीं करना चाहता। बिल्कुल नहीं करते, बाहर करते हैं क्योंकि वहाँ का डंडा है। पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में जाके जब उनके रूल्स फॉलो कर सकते तो अपने मुल्क में क्यों नहीं करते? वाई? क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन करा नहीं सकते। इम्प्लीमेंटेशन वाला डंडा होगा तो हम करेंगे ना। मेरी गाड़ी के शीशे काले हैं, मैं वकील हूँ, पुलिस वाले रोकते हैं, मुझे क्यों जाने देते? उसी वक्त चालान क्यों नहीं करते? बताएं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहना चाह रही है। जिसका जोर है, अब देखें कि वो हर बंदे का, छोटे से छोटे बंदे का जो लिंक होता है वो वज़ीर आज़म से निकल आता है। कोई मुल्क उस वक्त तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क के अंदर लोग पावरफुल ना हो। तो लोग पावरफुल कैसे होंगे जब हम अपने आप को चेंज खुद करेंगे? हमारे पास ना एक अच्छा जवाब आता है, कोई भी मिसमैनेजमेंट होती है तो हम उसे खुदाई आफत कहकर टाल देते हैं, अल्लाह का अजाब आया है। लेकिन वो अल्लाह का अजाब नहीं होता, वो मिसमैनेजमेंट होती है जो आपने मैनेजमेंट नहीं की होती, और उसको हम सारे भुगतते हैं। 75 साल से भारत के नाम का रोना रोने वाले पाकिस्तान को न भारत ने मारा न अफगानिस्तान ने, बल्कि वो अपनी मौत की ओर खुद भागा जा रहा है। कट्टरपंथी, आतंकवादी और लुटेरों के गिरोह जिस मुल्क में सत्ता पर काबिज हो जाएं, उसका हाल पाकिस्तान जैसा ही होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।